हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं PYQs एंड द PYQs फ्रॉम 2017 जो 2017 में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। हम उन पे बात करेंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन ऑन विच we are going to give explanation, we are going to study the explanation of the questions, and we are going to prepare for the upcoming exam on the basis of those questions. So वो questions जो मैंने उठाए हैं आज के सेशन के लिए, उनके बेसिस पे न्यू questions की फॉर्मेशन हो सकते हैं। एंड वो क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, हर साल के एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, एंड उनके बेसिस पे जो न्यू क्वेश्चंस फॉर्म होंगे हम उन पे भी बात करेंगे, राइट। सो क्वेश्चंस के साथ हम ऑप्शंस की बात करेंगे, एंड ऑप्शंस के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी बात करेंगे। एंड along with the questions MCQs we'll talk about the theory part as well, because अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे तभी हम माइंड में रिटेन कर पाएंगे टिल द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको वही याद रहती हैं चीजें जो आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। आप अगर क्रैमिंग करके पढ़ते हैं, रट्टा मार के पढ़ते हैं, तो दैट वोंट बी वर्क, राइट। that won't be working anymore in the examination. So we'll study conceptually, and obviously बात है, we'll do full explanation with the theory part along with the MCQs. So let's move to the questions. So we are preparing for NTA UGC NET JRF 2022, and I have brought up for you guys most expected PYQs which are asked in previous years, and is supposed to be asked in upcoming examinations. So let's move to the question, and the questions are which I already have covered in my previous sessions. These are the questions which are covered by me, and if you have not gone through the questions yet, then you can go to the channel. You can go to my channel Edutainment Smita Singh, and you can type the Edutainment Smita Singh, because you'll get many edutainment channel. But if you'll type by the Edutainment by Smita Singh, so you'll get the my videos, and you will be able to find the all sessions which I have covered, and I have covered theory part as well. From the theory part, I have covered unit 1 principles and practices of management, and unit 2 human resource management. The theory part are covered by me, एंड वो थ्योरी मैंने कवर किया है जो अब तक एग्जाम में जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस का रट्टा मार के, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्वेश्चन का रट्टा मार के हम एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअली समझेंगे क्वेश्चंस को, तभी हम एग्जाम में उस चीज को रिटेन कर पाएंगे, क्वेश्चंस को, एंड आंसर कर पाएंगे, राइट। तो हम MCQs का मेन मोटो होता है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उनके बेसिस पे जो MCQs बनते हैं, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन पता होगा, आप कॉन्सेप्चुअली उस चीज को पढ़े होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो हम MCQs PYQs के साथ साथ हम थ्योरी पार्ट भी करेंगे। थ्योरी पार्ट में यूनिट 10 है, 1 to 10 है, जो मैं कवर करके दूंगी आपको टिल द एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले मैं आपको सारे यूनिट्स कवर करके दूंगी थ्योरी पार्ट। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है जो मैं पढ़ाती हूँ, या फिर आपको लगता है मैं बहुत फास्ट हुई हूँ, या फिर स्लो रही हूँ, या फिर मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, राइट। सो उन क्वेश्चंस पे, उन टॉपिक्स पे आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल वर्क ऑन दैट, आई विल मेक अनदर सेशन फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक यू चूज। एंड अभी के लिए हम MCQ PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमने 2017 में पूछे गए, नवंबर के एग्जाम में 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं प्रीवियस सेशंस में। सो इस सेशन में हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 30th क्वेश्चन जो हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ILO कन्वेंशन नंबर 182 इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग बताना है जो ILO कन्वेंशन नंबर 182 में नहीं है, राइट। सो इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगा कि 182 कन्वेंशन नंबर में क्या नहीं था एंड क्या थे, वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट। सो द ऑप्शंस वर द first one is the conventions relates to worst form of child labor,
And second number, it is one of the 8 fundamental conventions of the ILO. And option number third, it was adopted in 1999 by the ILO. And option number four, this convention has not been ratified by India. So आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्योंकि इसमें पूछा है रॉन्ग कौन सा है, जो वन कन्वेंशन नंबर 182 का पार्ट नहीं है, राइट, विच वन इज द रॉन्ग वन. सो आपको रॉन्ग वन चूज करना है. तो एज पर द क्वेश्चन, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन वाज, लेट मी टेल यू, राइट. तो इसमें आपका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4, दिस कन्वेंशन हैज नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया. सो ये गलत है. ये जो कन्वेंशन है 182 वो भी फॉर्म किया गया था, रेटिफाई किया गया था इंडिया के द्वारा, बट यहाँ पे रॉन्ग पूछा है. और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में दिया है नॉट. तो अगर ये नॉट नहीं होता ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग नॉट दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको, और इससे दूसरा क्वेश्चन आपका ये तैयार होता है कि इनमें क्या क्या थे. तो आप देखेंगे, कन्वेंशन रिलेट्स टू वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182 में बात की गई थी. इट इज वन ऑफ द 8 फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ द आईएलओ, ये भी बात की गई थी. इट वाज अडॉप्टेड इन 1999 बाय द आईएलओ, ये भी बात की गई थी. और द कन्वेंशन हैज बीन रेटिफाइड बाय इंडिया, ये भी सही था. यहाँ पे नॉट दे दिया था इसलिए गलत हो गया था, राइट. सो इसलिए रॉन्ग था. So as per the question, the right answer is this convention has not been ratified by India, right? So ये हमारा लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था. Let's move to next question, to today's first question. So let's start. The question is, what is minimum number of days of a woman employee must have actually worked under an employer in the 12 months immediately preceding the date of expected delivery for becoming eligible for maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961. तो पहला ऑप्शन है इसमें से 8 days, दूसरा ऑप्शन है 90 days, थर्ड ऑप्शन इज 120 days and fourth option is 100 days. So आपको you'll have to find the correct answer here. As per the question, you'll just need to get the answer. I am giving you 15 seconds for, I'm going to give you 15 seconds for every question. So you'll have to try to find the answer by your own, because that will increase your capability to solve the question. That I'm giving you 15 seconds for, going to give you 15 seconds for every question, so that you could understand the question. You can read the question again, you can understand the question again, and then you can try to find the answer. And obviously at the end I'm here to explain you and give you the answer, right? So let's start. I'm giving you 15 seconds. Please read the question carefully and try to find the answer. So here the correct answer would be 8 days. 80 days. Option number 1 would be the correct answer, 80 days. So यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी वुमन एम्प्लॉय जो कि किसी भी कंपनी में काम कर रही है वो कब एलिजिबल हो जाएगी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए. तो जो 12 मंथ का जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि दैट वुमन शुड बी वर्क एट लीस्ट 80 days इन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीडिंग 12 months. सो एक साल के अंदर उसको कम से कम 80 days काम करना होगा to avail the maternity benefit, right? So यहाँ पे correct answer would be 80 days, right? So 31st question answer is option number 1, 80 days. Let's move to next question. Under which of the following legislation provisions for rehabilitation and re-employment are provided? Rehabilitation provision for legislation provisions for rehabilitation and re-employment are provided. So यहाँ पे बात की गई है rehabilitation की. So the option 1 is Employees State Insurance Act 1948. Option number 2, Employees Compensation Act 1923. Option number 3, Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Condition of Services Act 1979. And option number 4, Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970.
right? So I'm giving you 15 seconds for the question. Please go ahead. So here the correct answer would be option number 1 would be the correct answer. Employee State Insurance Act 1948. Right? So here the questions for answer is option number 1, Employees State Insurance Act 1948. Option number 1 would be the correct answer for this question. So let's move to next question. Which one of the following is not covered under the Article 39 of the Indian Constitution? Article 39 के तहत Article 39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन सा इसमें इन चारों में से कौन सा कवर नहीं किया गया है, राइट? सो आपको आंसर बताना है कौन सा नहीं की बात कर रहा है, नॉट पूछा है, राइट? सो प्लीज आप कई बार एग्जाम में जाते हैं और आप नॉट को मोस्ट ऑफ द टाइम आप पढ़ना भूल जाते हैं कि नॉट पूछा है, राइट? तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में तो बी केयरफुल अबाउट द नॉट वर्ड. कभी कभी हम ये वर्ड छोड़ देते हैं और ट्राई टू फाइंड दी आंसर एंड आप रॉन्ग आंसर चूज करके एंड करेक्ट रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करके आ जाते हैं. सो हमेशा जब भी एग्जाम में जाएं पीसफुली क्वेश्चन को पढ़ें एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर एंड नॉट को हमेशा ध्यान दें, कभी मिस ना करें. सो फर्स्ट वन इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. Option number 2, protection of childhood and youth against exploitation. Option number 3, citizens, men and women equally have the right to educate means of livelihood. And option number 4, securing just and human condition of work. So आपको इसमें से not पूछा गया है तो you will have to find the answer. I am giving you 15 seconds for the question. Please go ahead. So here the correct answer would be option number 4, securing just and human condition of work. राइट ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन नॉट पूछा है तो ये इसमें से गलत ऑप्शन है. सिक्योरिंग जस्ट मतलब सिर्फ ह्यूमन कंडीशन को सिक्योर नहीं करता है बल्कि ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड वुमेन. यहाँ पे बात की जा रही है इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. यहाँ पे रेम्यूनरेशन के बेसिस पे पेमेंट के बेसिस पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी. चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन होंगी उनको इक्वल पे किया जाएगा फॉर इक्वल वर्क. ऐसा नहीं कि ये आदमी है ये मैन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो इनको ज्यादा पे किया जाएगा सेम पोजीशन के लिए और ये वुमन है तो इनको कम पे किया जाना चाहिए. इसके लिए पनिशमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? सो दैट इज वाई इक्वल पे फॉर बोथ men and women, and that is talked about in Article 39 of Indian Constitution. आर्टिकल कभी कभी पूछा जाता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन वुमेन किस में ये बात किस में कही गई है. तो आपको ऑप्शन आर्टिकल्स दिए जाएंगे तो आर्टिकल्स में आपको कभी मैच का करने का आ जाता है, राइट? मैचिंग वाला ऑप्शन आ जाता है तो आपको फिर मैच करना होगा. आर्टिकल 39 में ये बात की गई है, राइट? सो इस तरह से भी क्वेश्चन उलट के पूछ दिया जाता है. एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसकी भी बात आर्टिकल 39 में की गई है. एंड सिटीजन्स मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. बात कही गई है सिटीजन्स जो मेन या वुमेन है जो भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स है जो भी नागरिक हैं चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन है वो इक्वल मतलब बराबरी का अधिकार रखते हैं. द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जीने का बराबर हक रखते हैं, राइट? सो ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 all are covered under Article 39 of Indian Constitution, but securing just and human condition of work मतलब सिर्फ ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क को सिक्योर नहीं किया गया है बल्कि ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको पढ़ के सुना है इनको भी कवर किया गया है. तो सिर्फ यहाँ पे जस्ट लगा दिया इसलिए गलत है. तो ऑप्शन नंबर 4 would be not correct as per the question, right? So let's move to the next question. Which of the following labor legislation are covered under the category of protective labor legislation? Protective labor legislation की बात किसमें की गई है? ठीक है. So options are option number A minimum wage act 1940. I think ये ऑप्शन में ईयर गलत कर दिया है, राइट?
लेट मी करेक्ट द आंसर। ये ए में हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। So here the option A is Minimum Wage Act 1948. Option number B, Motor Transport Workers Act 1961. Option number C, Factories Act 1948. Option number D, Trade Unions Act 1926. Option number E, Employees Compensation Act 1923. So codes है आपके सामने। Option number 1, A and E only. Option number 2, A, C and E only. Option number 3, A, B and C only. And option number 4, B, C and D only. So please read the question again and try to find the answer. So here the right answer is option number 3, A, B and C only. So इसमें से पूछा था कि लेबर लेजिस्लेशन में क्या कवर किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। सो प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन की क्या पार्ट्स हैं? द पार्ट्स आर मिनिमम वेज एक्ट 1948, option number 2, motor transport workers act 1961, and option number C, factories act 1948. So A, B and C are covered under the category of that they come under the protective labor legislation, and Trade Unions Act 1926 and Employees Compensation Act 1923 are not covered under this protective labor legislation. So here the correct answer would be for this question is option number 3, A, B and C only. Right. So let's move to the next question. The question is, which one of the following statements is true relating to the composition of the International Labour Conference? So International Labour Legislation की बात की गई है. So here are the options. Option number 1, it consists of 4 delegates minima nominated by each member state. Option number 2, it consists of 8 delegates nominated by each state. Option number 3, it consists of 6 delegates nominated by each state. And option number 4, it consists of 3 delegates nominated by each member state. So आपको correct answer find करना है here. So आपको पूछा गया है true relating to the composition of the International Labour Conference. ILC की बात की गई है यहाँ पर, right? So आपके सामने options हैं. Please read the question carefully and try to find the answer. So here the correct answer would be option number 1 would be the correct answer here. It consists of 4 delegates nominated by each member state. So यहाँ पे 4 delegates की बात की गई है nominated by each member state. राइट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया इट कंसिस्ट ऑफ 8 डेलीगेट्स, ये रॉन्ग है. 8 डेलीगेट्स नहीं होंगे इसमें. ILC में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 4 डेलीगेट्स होंगे. राइट तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 में 8 दिया गया इसलिए इनकरेक्ट हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ 6 डेलीगेट्स ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया इसलिए ये भी गलत हो गया. एंड ऑप्शन नंबर 4 इट कंसिस्ट ऑफ 3 डेलीगेट्स, ये भी गलत हो गया. सो 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बल्कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 डेलीगेट्स. राइट सो आंसर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही. विल मेक अ शॉर्ट वीडियोस बिकॉज हम अगर शॉर्ट वीडियोस पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन सो हम कंसिस्टेंट रहेंगे एंड हमारा इंटरेस्ट बना रहता है राइट पढ़ने में. सो आई वांट दैट यू शुड बी वॉट एवर यू आर स्टडिंग दैट शुड बी स्टडीड इन अ प्रॉपर वे एंड विद द होल एनर्जी एंड कॉन्स्टेंट माइंड. राइट सो क्योंकि आप लेंथी वीडियोस बना रहे हैं लेकिन आप एक पढ़ने के बाद धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जाते हैं एंड देन आपको लगता है कि लास्ट में आते आते आपका मूड लाइक चेंज होता है एंड यू वांट दैट कब ये वीडियो बंद होगा, कब ये सेशन खत्म होगा. तो मैं चाहती हूँ कि हम उतना ही पढ़ें जितना कि हमारा इंटरेस्ट रहे और हम उसमें इंटरेस्ट बना के पढ़ते रहें. राइट सो
आज के इस सेशन के लिए इतना ही। एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती, पीपीटी स्टाइल भी अच्छी है बनाने की, सो अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फॉर श्योर। एंड अपने पीयर्स अपने ग्रुप मेंबर एंड अपने दोस्तों को भी भेजिए जो इस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होंगे वीडियोस। अगर कहीं पे लगता है कि मैं लैग कर रही हूँ या फिर समझाने में कोई कमी है, कोई सी भी तरह का नेगेटिव चीज़ अगर आपको दिखता है, तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप मुझे वो भी लिख के दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो दैट विल बी मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, राइट। सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।